हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे 100 डेज आरआरबी क्रैश कोर्स के बारे में। और यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर हम बात कर रहे थे। और हमने अपने पिछले वीडियो में देखा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, उसके उद्गम स्थान के बारे में, उसकी सहायक नदियों के बारे में और उसकी कुछ अन्य विशेष चीजों के बारे में जाना जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी सिंधु नदी के बारे में और जाना सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। और इसी क्रम में आज हम देखेंगे सिंधु नदी के बाद की हमारी जो झेलम, चेनाब और पंचनद नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे और कहां पर कैसे उनकी कुछ विशेष चीजें हैं जो परीक्षा की दृष्टि में पूछी जाती हैं। तो देखिए, आपको पता होगा मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को देख लें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु नदी है हमारी वो बोखरछू से निकलती है जो कि मानसरोवर तिब्बत में है, और यहां से निकलने के बाद ये लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख में प्रवेश करने के बाद भारत में कुछ समय बहती है और उसके बाद गिलगित से निकलती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती है। ये हो गई हमारी सिंधु नदी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां थी। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा और द्रास, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। आज हम बात करेंगे इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब के बारे में। तो देखिए, अगर चेनाब के बारे में हम बात करें तो जो चेनाब नदी है, जो झेलम नदी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो झेलम है वो यहां पे एक जगह है जिसका नाम है बेरीनाग। ये बेरीनाग है और ये यहां से निकलती है। बेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बेरीनाग है और ये यहां से निकलती है। और निकलने के बाद देखिए, ये जो हमारा है ये पीर पांजाल श्रेणी है। जब मैं आपको हिमालयों के बारे में बताऊंगा तो आपको विभिन्न पर्वत श्रेणियों के बारे में अवगत कराऊंगा, तब आपको वहां पर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। आप बस इतना समझिए कि ये पीर पांजाल श्रेणी है और इसी के पास से एक जगह है बेरीनाग जम्मू कश्मीर में, वहां से हमारी झेलम नदी निकलती है और ये तकरीबन कुछ समय बहती है भारत में। उसके बाद ये भारत पाकिस्तान की सीमा पे तकरीबन 400 किलोमीटर बहती है और 400 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा में बहने के बाद ये निकलती है और जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। ये सिंधु नदी से मिलती है जाकर, ठीक है। ये अगर देखी जाए तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है और कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो तकरीबन इसकी कुल लंबाई है 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर के आसपास। और भारत में ये जो नदी है ये भारत में 720 किलोमीटर बहती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये झेलम नदी हो गई हमारी। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो देखिए, उत्पत्ति में आप देख लीजिए, इसकी उत्पत्ति बेरीनाग जम्मू कश्मीर से हुई है। ये कुछ सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। और अगर हम वैदिक समय की बात करें तो देखिए, वैदिक समय में भी इन नदियों का वर्णन आता है। अगर हम वैदिक काल की बात करें जो कि हमारा तकरीबन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में समय था, उसमें भी इन नदियों का वर्णन आता है। तो ये सब हमारी वैदिक काल की नदियां हैं और बहुत पवित्र नदियां हुआ करती थी। दूसरी नदी की अगर हम बात करें, जो हमारी दूसरी नदी है वो है चेनाब नदी। और देखिए, अगर चेनाब नदी के बारे में हम बात करें तो इसका उद्गम स्थान कहां से है। देखिए, हिमाचल, ये जो हमारा इलाका है ये हिमाचल प्रदेश का है। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। और देखिए, यहां से एक धारा जो है चंद्रा और दूसरी धारा
भाग्या जो इसकी दूसरी धारा है वो भाग्या है। अगर हम देखें तो देखिए एक इसकी धारा चंद्रा के नाम से और जो दूसरी इसकी धारा है वो भाग्या के नाम से निकलती है और ये दोनों टंडी के पास जाकर मिलती हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यहां पर इस सम्मिलित नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है या इसी का नाम चिनाब है। चिनाब के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो चिनाब नदी है ये बहती है और जाकर झेलम नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो अगर हम चिनाब की बात करें तो ये दो देशों से होकर बहती है, एक तो भारत दूसरा पाकिस्तान। और इसकी जो लंबाई है चिनाब नदी की वो देखिए तकरीबन कुल लंबाई इसकी 960 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई चिनाब के बारे में। अब जो अगली नदी है जो हम देखेंगे वो है हमारी रावी नदी। और रावी देखिए ये जो एक जगह है ये रोहतांग दर्रा है। आपको दर्रों के बारे में भी जब मैं आपको माउंटेन्स पढ़ाऊंगा, हिमालयों के बारे में बताऊंगा तो वहां पर आपको दर्रों के बारे में भी परिचित कराऊंगा। देखिए रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू एक जगह हिमाचल प्रदेश में जहां पर ये निकलती है और निकल कर बहती है। और देखिए ये जाकर और चिनाब से मिल जाती है। ये हमारी कौन सी नदी हो गई? ये रावी नदी हो गई। ये हमारी रावी नदी है। तो देखिए अगर रावी के बारे में हम बात करें तो देखिए वैदिक काल में इस नदी का नाम था, इस नदी को पारूषणी नदी के नाम से भी जानते थे। और अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कुल्लू रोहतांग दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश में होती है और यह दो देशों से होकर बहती है। पहला है इंडिया और दूसरा पाकिस्तान से होकर बहती है। और देखिए ये पंजाब के क्षेत्र एवं दक्षिणी पीर पंजाल के क्षेत्र में के क्षेत्र को सिंचित करती है यानी इरिगेट करती है, सिंचित करती है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें हम तो इसकी कुल लंबाई तकरीबन 720 किलोमीटर की है। 720 किलोमीटर की है। उसके बाद अगर हम बात करें रावी नदी के बाद तो देखिए रावी नदी के बाद जो अगली नदी हमारी आती है वो है व्यास नदी। और व्यास कहां से बहती है? ये भी रोहतांग पास के ही समीप, रोहतांग पास के ही समीप है एक जगह जिसका नाम है व्यास कुंड।
देखिए ये एक जगह है व्यास कुंड, ये यहां से निकलती है, और यहां पर एक जगह है हरिके, ये हरिके नामक जगह पर सतलज से मिल जाती है। अगर सतलज नदी की हम बात करें कि सतलज नदी कहां से निकलती, तो देखिए सतलज नदी का उद्गम है वो सतलज नदी का उद्गम राकस ताल, मानसरोवर से होता है, और ये नदी यहां से बहती है, यहां पर एंटर करती है, और बहते हुए देखिए ये नदी बहते हुए इन सब को ले जाकर और यहां पर मिल जाती है। देखिए ये जो जगह है जहां पर ये सब मिलती हैं, ये जगह है मिठानकोट, ये पाकिस्तान में है, और सारी नदियां यहीं पर आकर मिलती हैं, और यहां के बाद सिर्फ एक धारा निकलती है और वो जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो यहां पर देखा जाए मिठानकोट पे सारी धाराएं जो भी हैं वो सब एक हो जाती हैं, और इसके बाद जो कंबाइंड इंडस की धारा है वो जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। ये हमारी सतलज नदी हो गई, ये हमारी व्यास नदी हो गई, ठीक है, ये हमारी सिंधु नदी है, ये हमारी झेलम नदी है, ये हमारी चिनाब नदी है। तो नदियों का क्रम आप ऐसे याद रखिएगा, मैं भी लिख दूंगा मतलब। तो देखिए अगर हम व्यास नदी की बात करें, व्यास नदी की, तो इसका ओरिजिन कहां पर है? इसका ओरिजिन व्यास कुंड, रोहतांग के समीप, रोहतांग के समीप है। और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और देखिए यह सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद यह हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है, ठीक है। ये हमारी सतलज नदी के बारे में बात हो गई। ये हमारी व्यास नदी के बारे में बात हो गई। उसके बाद हम सतलज नदी के बारे में देखते हैं। अगर हम सतलज नदी के बारे में देखें तो देखिए इसकी जो उत्पत्ति है वो राकस ताल, मानसरोवर झील कैलाश रेंज से होती है। उसके बाद ये निकलती है, कुछ समय चीन में बहती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। तो देखिए ये उसके बाद राकस ताल से निकलने के बाद
इसको एक और नाम से जाना जाता है लंगचन खंबाब के नाम से जाना जाता है इस नदी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से कई बार आ चुका है। लंगचन खंबाब किस नदी को कहा जाता है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी को सिंघी कंबन के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सी नदी को, और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको सांको या यारलंग सांको के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी किस नाम से जानी जाती है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इस पर सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लंगचन खंबाब के नाम से जानी जाती है और ये शिपकी ला के करीब, देखिए शिपकी ला से, जो शिपकी ला दर्रा है, ला का मतलब दर्रा ही होता है मंदरिन भाषा में, तो शिपकी ला के निकट भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जो भाखड़ा नंगल बांध है हमारा, जो भाखड़ा और नांगल बांध है, एक्चुअली ये भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग हैं, लेकिन जो भाखड़ा नंगल बांध है हमारा, उसको जल सतलज नदी से प्राप्त होता है। देखिए ये हमारी व्यास नदी है और ये हमारी सतलज नदी है, और देखिए यहां पर जो बांध है ये हमारा भाखड़ा नंगल बांध है, और देखिए यहां से एक महत्वपूर्ण परियोजना चालू की गई थी। यहां से आपको पता होगा कि एक नहर निकली हुई है और ये नहर है इंदिरा गांधी कनाल। इंदिरा गांधी कनाल ये आर्टिफिशियल कनाल है और ये राजस्थान में बहती है। इसको राजस्थान की लाइफलाइन भी कही जाती है, क्योंकि राजस्थान का ये मरुस्थलीय इलाका जो है, इसको पूरे इलाके को पानी इसी नहर से प्राप्त होता है और इसमें कृषि सिर्फ इसी नहर की बदौलत संभव है। तो ये अपना पानी कहां से लेती है? ये भाखड़े नंगल से इसको पानी दिया जाता है। जो भाखड़ा नंगल बांध है, ये भाखड़ा नंगल बांध से ही इंदिरा गांधी कैनाल को पानी दिया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए इसमें एक चीज और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि जो पंजाब है, ठीक है, जो पंजाब है, पंजाब का शाब्दिक अर्थ होता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो इनमें 5 नदियां कौन कौन सी? तो देखिए अगर हम क्रम से बात करें, ठीक है, अगर हम क्रम से बात करें तो क्रम में देखिए सबसे पहले तो सिंधु आएगी, सिंधु के बाद हमारी आती झेलम, और झेलम के बाद आता है चिनाब, चिनाब के बाद अगर देखा जाए तो रावी, और रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद सतलज। ये 6 नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर इस क्रम में आती हैं, और आपको ये क्रम याद रखना है। इस क्रम में आपको भूलना नहीं, ये क्रम आपको याद रखना है। इसमें अगर पंचनद नदियों की बात करूं तो ये जो 5 नदियां हैं, देखिए कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इन 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है और यही वो 5 नदियां हैं जो पंजाब से होकर बहती हैं। और कौन कौन सी? देखिए जो पंजाब का इलाका है वो ये है, जो हमारा पंजाब का इलाका, आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान दोनों में पंजाब का इलाका है। तो जो पंजाब का इलाका है वो ये है, जो पंजाब का इलाका है वो ये इलाका है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो 5 नदियां इस क्षेत्र को ड्रेन करती हैं,
और ये हमारा पंजाब का इलाका है। ठीक है, तो पंजाब से ये 5 नदियां होकर बहती। कौन कौन सी नदियां? ये नदियां हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहां से भी पूछा जाएगा। आपको 4 विकल्प दे देंगे और 4 विकल्प में आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी नदी पंचनद नदियों में नहीं आती है। और पंचनद नदियों के बारे में ये आपको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा। या तो आपसे ये पूछ लेगा कि कौन सी नदी बहती है, या तो विकल्प दे देगा और पूछ लेगा कौन सी नदी बहती है। अब 2 मिनट का एक चीज और हम देख लेते हैं, बस वो थोड़ा सा रह गया, वो भी देख लीजिए। वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि जब ये बात हुई है तो यहां पर हमें ये भी देखना होगा कि सिंधु जल समझौता क्या है। इसका वर्ष पूछ लेता है। सिंधु जल समझौता क्या है? तो देखिए 1960 में इस जल समझौते को अंजाम दिया गया था और इसमें जो नदियां हैं जैसे सिंधु नदी हो गई, झेलम नदी है और चिनाब नदी है। उसके बाद देखते हैं हम रावी है, फिर व्यास है और फिर सतलज है। तो देखिए विश्व बैंक की मदद से इस समझौते को अंजाम दिया गया था और इसमें जो उत्तर की 3 नदियां हैं इसके 80% पानी पर पाकिस्तान का हक होगा और 20% पानी पर भारत का हक होगा। और जो दक्षिण की नदियां हैं, दक्षिण में 80% नदियों पर 80% जल पर भारत का हक होगा और 20% नदियों पर 20% जल पर, नदियों के जल पर पाकिस्तान का हक होगा। यहां पर वो बांध बनाए या इरिगेशन के लिए और भी जो परियोजनाएं चाहे उनको चला सकता है। तो ये हमारा सिंधु जल समझौता था जिसको शॉर्ट में हमने देखा। कल का जो अगले वीडियो का हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां और गंगा नदी के बारे में और यमुना नदी के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।